कान्हा के मधुर बांसुरी सुना रही है तान। भवन से निकली राधिका छोड़ सब साज समान। प्यार की धुन में गा रहे पंछी मिलकर गीत। ताल सरोवर वन वाटिका सभी है कान्हा के मीत। मुख पर माखन लगा देख गोपियां करे गुणगान। बाल मुकुंद रूप में सज रहे कैसे हमारे भगवान। वृंदावन की गलियन में गैया चरा रहे। कर कमलों में बंसी लिए कान्हा रहे लो भाई। सो फ्रेंड्स, इस प्यारे से त्योहारों के मौसम में एक बार फिर आ गई हूँ मैं आराध्या आपके अपने बाल कार्यक्रम को लेकर। और मेरे साथ है मेरे साथी विराट मोहन शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरव। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम है बाल कार्यक्रम। तो आरव, जैसे कि मैंने अभी बताया कि यह मौसम है त्योहारों का और बहुत ही जल्दी हम एक प्यारा सा त्योहार मनाने जा रहे हैं। साथ ही चलो हम अपने दोस्तों को बताते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हम उनके लिए क्या क्या लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंद के लाल श्री कृष्ण के बारे में। सुनेंगे कुछ कृष्ण भजन, राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में जानकारी, साथ ही कुछ बाल गीत और कविताएं, चुटकुले, कहानियाँ और कुछ प्रेरक प्रसंग। अच्छा आराध्या, तुम तो सबसे महत्वपूर्ण दिवस तो भूल ही गई। वो क्या है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नहीं, मुझे तो नहीं पता, तुम ही बता दो। अच्छा आराध्या, चलो मैं ही बताता हूँ। हमारे भारत ने पिछले साल चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जो सफलतापूर्वक हमारे चांद पर लैंड हुआ। और इसी की खुशी में हमारे भारत ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के उपलक्ष्य में इस साल से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की शुरुआत की। चलो इसका उद्देश्य मैं ही बता देती हूँ। इसका उद्देश्य है युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति रुचि उत्पन्न करना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 के लिए जो थीम है वो है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना। अच्छा दोस्तों, क्या तुम बता सकते हो कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक किसे माना जाता है? हाँ आरव, मेरे को पता है। क्या मैं बताऊं? हाँ जरूर। इसका उत्तर है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तो क्या तुम में से किसी को पता है भारत में सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्थान कौन सा है? हाँ आराध्या, मेरे को इसका उत्तर पता है। सबसे बड़ा अंतरिक्ष स्थान विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। और वो कहाँ स्थित है? यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। अच्छा दोस्तों, क्या तुम बता सकते हो कि अंतरिक्ष शहर यानी स्पेस सिटी किसे कहते हैं? हाँ, मेरे को पता है, वो है बेंगलुरु। अच्छा, तुम पक्का जानती हो ना? हाँ, क्यों मेरे पे डाउट हो रहा है? हाँ, विराट तो पीछे से हाँ ही कह रहा है। चलो मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ। भारत में कुल 21 स्पेस सेंटर्स हैं। क्या तुम में से किसी को ये पता था? हाँ, मुझे तो पता था, लेकिन तुम क्या ये बता सकती हो किस ऑर्गेनाइजेशन के हैं? नहीं तो? हाँ आरव, इसका उत्तर तो मेरे को पता है। हाँ बताओ। ये इसरो के हैं। अच्छा, तुम्हें इसका फुल फॉर्म पता है? हाँ, मेरे को इसकी फुल फॉर्म पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मैं एक बात बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ कि तुम्हें इसका पुराना नाम तो नहीं पता होगा। तुमने तो मेरे को फंसा दिया आरव, इसका उत्तर तो मेरे को नहीं पता। तुम आराध्या से पूछो एक बार। आराध्या, क्या तुम्हें पता है? हाँ, मेरे को तो पता है। अच्छा, फिर बताओ। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है इनकोस्पायर। वाह आराध्या, तुम भी आजकल मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट होती जा रही हो। अच्छा दोस्तों, हमने ज्ञानवर्धक बातें तो बहुत कर ली, और जैसे कि आराध्या ने कहा कि त्योहारों का भी मौसम चल रहा है, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि अभी कौन सा त्योहार आने वाला है? हाँ आरव, मेरे को पता है। तो बताओ। जन्माष्टमी बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ, बिल्कुल सही कहा विराट। अच्छा दोस्तों, वैसे एक बात तो है, कृष्ण ही गुरु है और शिष्य है। कृष्ण सखा और भगवान है। कृष्ण ही धर्म है, कृष्ण ही कर्म है। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में लोगों को केवल ज्ञान दिया, फिर चाहे वो लीलाओं के माध्यम से हो या फिर गीता के ज्ञान से। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बचपन का कुछ समय गोकुल में बिताया था। कंस, जो श्री कृष्ण के मामा थे, वह अपनी प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करते थे। इसके बाद जब वे बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा जाकर कंस का वध किया और प्रजा को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। आरव, तुमने बहुत अच्छी बात कही, और तुम्हारी इस बात को सुनकर ना मेरे को एक श्री कृष्ण से रिलेटेड एक
अच्छा सा प्रसंग याद आ रहा है, तुम कहो तो बोलूं? हाँ हाँ, वैसे भी मेरे को प्रसंग तो बहुत पसंद है। तो चलो मैं तुम्हें ये बताती हूँ। इस प्रसंग का शीर्षक है श्री कृष्ण का अर्धभक्त। तो एक दिन की बात है, श्री कृष्ण अपनी एक रानी जिनका नाम था सत्यभामा, उनके पास बैठकर भोजन कर रहे थे। सत्यभामा उन्हें बहुत ही प्यार से और गर्व से खाना परोस रही थी। और श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, और उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो हर एक रानी के पास जाकर भोजन करें। तो ऐसा हुआ कि श्री कृष्ण भोजन ही कर रहे थे, वो अचानक से उठे और द्वार की तरफ दौड़ पड़े। सत्यभामा आश्चर्यचकित होकर बोली कि श्री कृष्ण, आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अगर आपको जाना है तो पहले खाना खत्म कर लीजिए, फिर जाइएगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, मेरा जाना बहुत जरूरी है। और बस वो द्वार तक ही पहुँचे थे कि वह वापस आकर भोजन करने लगे। सत्यभामा पहले से तो आश्चर्य में थी ही, वो फिर से आश्चर्यचकित हो गई। फिर उसने श्री कृष्ण से कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं? अभी आप द्वार की तरफ दौड़े चले जा रहे थे, अब आप आकर भोजन कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब मैं भोजन कर रहा था तो मैंने देखा कि मेरा एक भक्त जंगल में कृष्ण कृष्ण कर रहा है, क्योंकि उसके प्राण खतरे में हैं। और मैं तभी देखा कि एक भूखा बाघ उसके ओर चला आ रहा है, तो मैं उसकी जान बचाने के लिए उसके पास जा रहा था। जैसे ही मैं द्वार तक पहुंचा, मैंने देखा कि उस भक्त ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया अपनी जान बचाने के लिए। तो मैंने सोचा कि वो अपनी जान बचा ही लेगा, इसलिए मैं वापस आ गया भोजन करने। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा आराध्या, फिर इस प्रसंग से हमें सीख क्या मिली? इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हम किसी भी भगवान की अगर भक्ति करते हैं तो हमें वो पूरी आस्था से करनी चाहिए। हमें आधी अधूरी आस्था से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात तो है। अगर भगवान को याद करना है तो पूरे मन से करो। ये तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा दोस्तों, अब इतनी रोचक रोचक बातें हो रही है तो हमारे कुछ और दोस्त भी उत्साहित हो रहे हैं अपनी अपनी चीजें बताने के लिए, तो क्यों ना उनसे भी पूछ लें। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक और नन्ही सी दोस्त बैठी हुई है हमारी, तो चलिए उनसे पूछते हैं आज वो हमें क्या सुनाएंगी। मेरा नाम अमाया गुप्ता है। मैं आज आपको कृष्ण कविता सुनाऊंगी। चारों ओर उत्सव है छाया, संग अपने जन्माष्टमी का त्योहार है लाया। मेरे कृष्ण का जन्मदिन है आया, बरखा के संग हरियाली लाया। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ बैठी हमारी एक नन्ही सी कलाकार दिशिता महाजन। तो चलिए उनसे पूछते हैं आज वो हमें क्या सुनाएंगी। मेरा नाम दिशिता महाजन है। आज मैं कृष्ण के जन्म दिवस पर एक कविता सुनाना चाहती हूँ। माता यशोदा गोद में लेकर कान्हा का माथा चूमे, सारा भारत जश्न मनाता, सब भक्ति में झूमे। दर्शन पाने को कितने ही लोग आए, जो बुलाए कान्हा को दिल से, उसका जन्म सफल हो जाए। जब जब पाप बड़ा है या बड़ा है अत्याचार, तब तब कृष्णा ने मेरे लिया है अवतार। बधाई हो जन्मे हैं कृष्ण कन्हाई। तो दोस्तों, आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। बातें तो बहुत हो गईं, अब एक भजन भी सुन लिया जाए। हाँ हाँ जरूर। और ये भजन गा रही हैं प्रतिष्ठा त्रिपाठी, तो चलिए सुनते हैं ये भजन। भरी सर गागरे छोड़ो मोरे भैया, भरी सिर गागरे छोड़ो
अच्छा दोस्तों, भजन तो बहुत प्यारा था, लेकिन क्या तुम मेरी एक स्वरचित कविता सुनना चाहोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलो मैं सुनाता हूँ। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, मुरली ऐसी मधुर बजाए, नंद लाला गोपाला जिसे हर कोई बुलाए। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्णा हरे मुरारी, पूजती जिसे दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके जन्माष्टमी मनाएं। धन्यवाद। वाह आरव, तुमने तो बहुत अच्छी कविता सुनाई। बहुत सुंदर कविता सुनाई आरव तुमने। इस कविता ने तो मेरा मन ही मोह लिया। देखा, मैं हूँ ही इतना अच्छा। अच्छा दोस्तों, गेम से याद आया, राष्ट्रीय खेल दिवस भी तो आ रहा है। हाँ, आ तो रहा है, पर पहले ये बताओ कि कब आ रहा है। मेरे को तो पता है, तुम बताओ विराट। तुम्हें सच में पता है ना? हाँ तो हाँ, बात चलो मैं बता ही देता हूँ। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्यों मनाया जाता है? हाँ, ये जो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। और जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड भी जीता था। अरे बाप रे आराध्या, तुम्हें तो बहुत ज्यादा ज्ञान है। एक और ज्ञान की बात बताऊं? हाँ हाँ जरूर। उन्होंने अपने करियर में 400 से भी अधिक गोल किए थे। अरे बाप रे, 400! मैं तो सोच ही नहीं सकता। जब मैंने भी ये इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी ना, तो मैं भी बहुत हैरान हो गई थी। और क्या, ये है ही तो इतनी हैरान करने वाली बात। जिन्होंने भारत टीम के लिए 400 से भी अधिक गोल करना बहुत बड़ी बात है। और भारत में खेल दिवस 2 से 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। जैसे ओलंपिक्स में अलग अलग खेलों के प्रतिस्पर्धी व प्रदर्शन होते हैं, ठीक वैसे ही फुटबॉल, क्रिकेट, थ्रोबॉल, डॉजबॉल, ट्रैक एंड फील्ड, बास्केटबॉल आदि जैसे खेलों का प्रदर्शन किया जाता है। हाँ, ये नेशनल, रीजनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल सब स्तरों पर आयोजित किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में खेलो इंडिया ले सकते हैं। भाई विराट, हम बात कर रहे हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में, और देखो सोने पे सुहागा, आज हमारे साथ है एक यंग फुटबॉल प्लेयर जिनका नाम है आरुष भाटिया। तो चलो उनसे बातचीत करते हैं और उनसे उनके अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछते हैं। मेरा नाम आरुष भाटिया है। तो आरुष, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। और आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गाजियाबाद वसुंधरा का छात्र हूँ। आपकी उम्र क्या है? मैं 15 साल का हूँ। मेरा टैलेंट फुटबॉल खेलना है, जिसने मेरे को जीवन में हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और टीम वर्क की अहमियत बताई है। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। आप फुटबॉल खेलना कब से सीख रहे हैं? मैं फुटबॉल खेलना तब से सीख रहा हूँ जब मैं 6 साल का था। आप फुटबॉल खेलते हैं, तो आपका फेवरेट फुटबॉल प्लेयर कौन है? मेरा फेवरेट फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। वैसे तो आप स्कूल में फुटबॉल टूर्नामेंट खेलते ही हैं। क्या आपने स्कूल से बाहर भी फुटबॉल टूर्नामेंट खेले हैं? जी हाँ, मैंने स्कूल के बाहर भी अधिक फुटबॉल टूर्नामेंट्स खेले हैं। जैसे मेरे घर के पास ही एक फुटबॉल एकेडमी है, मैंने वहाँ से भी काफी सारे टूर्नामेंट्स भी खेले हैं। तो आरुष, ये बताइए, आपको फुटबॉल बचपन से ही पसंद है? जी हाँ, मेरे को फुटबॉल बचपन से ही अच्छा लगता है। तो आपको मतलब किससे इंस्पिरेशन मिली कि आपको इन फ्यूचर फुटबॉल खेलना है? मेरे को मेरे बड़े भाई से फुटबॉल खेलने की मोटिवेशन मिली, क्योंकि जब से वो छोटे थे वो भी फुटबॉल खेलते थे और उनको खेलते हुए देखकर मुझे भी काफी प्रेरणा मिली। आप कौन सी एज से फुटबॉल खेल रहे हो? मैं फुटबॉल तब से खेल रहा हूँ जब से मैं 6 साल का था। अच्छा आरुष, ये बताओ कि आप क्या किसी पर्टिकुलर टीम की स्ट्रैटेजी को या फिर किसी पर्टिकुलर फुटबॉल प्लेयर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो? जी हाँ, मैं रियल मैड्रिड और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पसंद करता हूँ। आप किस पोजीशन पर खेलते हो फुटबॉल टीम में? मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है फुटबॉल की? मेरी फेवरेट टीम रियल मैड्रिड है, जो स्पेन की एक टीम है। आरुष, आप अपनी पढ़ाई और फुटबॉल को कैसे मैनेज करते हैं? मैं फुटबॉल और पढ़ाई को अपने टाइम मैनेजमेंट में ही मैनेज कर लेता हूँ। जैसे मैं कुछ समय फुटबॉल को देता हूँ और उसके साथ ही समय पढ़ाई को भी देता हूँ, क्योंकि पढ़ाई का भी फुटबॉल जितना ही महत्व है। तो आरुष, आप फुटबॉल खेलते हैं, तो आपकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस फुटबॉल में कब रही है? मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 2023 में रही थी, जब DPSG कप में मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहाँ पे हम जीते भी और हम अपने स्कूल के लिए गोल्ड भी लाए। ओह, बहुत बढ़िया आरुष। तो अब आप ये बताओ, आपकी गेम की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं गेम में पासिंग और शूटिंग काफी अच्छे से कर लेता हूँ, और मेरी एक ही वीकनेस है जो है मेरा स्टैमिना। अच्छा आरुष, आप एक ये बताओ कि हम सब खेलते हैं तो हमें चोट भी लगती होगी,
और अब आप जब फुटबॉल खेलते हो तो आपको भी कभी कभार चोट तो लगती ही होगी, तो आप उस समय उसे ट्रीट कैसे करते हो? जी हाँ, मेरे को भी खेलते दौरान काफ़ी चोटें लगती हैं, पर मैं उनको ओवरकम कर लेता हूँ और उनसे अपनी खेलने की प्रेरणा कम नहीं होने देता और ऐसा ट्राई करता हूँ कि अगली बार मेरे को वो चोटें ना लगे और मैं केयरफुली खेलता हूँ। अच्छा आरुष, मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? जब लोग मेरी प्रशंसा करते हैं तब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे को आगे और अच्छे से खेलने की प्रेरणा मिलती है। तो अब आपको क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल प्लेयर बनना है? मेरे को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और लगातार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए और उसके साथ पढ़ाई को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना मैं खेल को दे रहा हूँ। तो आरुष, अभी आपने बात की अपनी वीकनेस की, अपनी स्ट्रेंथ की, अपने स्टैमिना की, तो आप अपना स्टैमिना बूस्ट कैसे करना चाहेंगे? मैं प्रतिदिन अच्छी डाइट लेता हूँ और भागने की प्रैक्टिस करता हूँ और जो मेरे टीचर्स हैं उनकी भी बात मानता हूँ ताकि मेरा स्टैमिना अच्छा हो सके। तो आरुष, आपके मेंटोर और कोच कौन हैं? मेरे स्कूल के कोच हैं मुकेश सर, मैं उन्हीं की गाइडेंस में अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और अपना गेम खेलता हूँ। अच्छा आरुष, जब आप मैच खेलने जाते हो तो कभी आप नर्वस हुए हो क्या? वैसे तो मैं नर्वस होता नहीं क्योंकि मैं काफ़ी ही छोटी उम्र से फुटबॉल खेलता हूँ और मेरे को फुटबॉल खेलने में काफ़ी मज़ा आता है। लेकिन आरुष, अगर बाय चांस आप नर्वस हो भी गए तो आप अपने को रीमोटिवेट कैसे करते हो? अगर मैं नर्वस हो जाता हूँ तो मैं अपने टीचर की बात याद करता हूँ जो मेरे को हमेशा कहना है कि हमें अपने लिए खेलना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं खेलना चाहिए कभी भी। तो क्या आरुष, आपका फुटबॉल के अलावा भी कोई फेवरेट गेम है? जी हाँ, मेरे को फुटबॉल के अलावा बैडमिंटन भी अच्छा लगता है और वॉलीबॉल भी अच्छा लगता है। तो आरुष, क्या आपको कोई ऐसी घटना या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट याद है जो फुटबॉल खेलते वक्त आपके साथ हुआ हो और वो आप हमारे फ्रेंड्स को बताना चाहते हो? जी हाँ, एक बार फुटबॉल खेलते हुए मेरे घुटने में काफ़ी भीषण चोट आ गई थी जिसकी वजह से मैं 2 महीने तक खेल नहीं पाया था। तो उस समय आपको बहुत बुरा लगा होगा जब आपको चोट लगी होगी? जी हाँ, मेरे को बहुत बुरा लगा था। तो आरुष, आपके जैसे और बच्चे हैं जो इस फील्ड यानी फुटबॉल में जाना चाहते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे? मैं बस उनको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने जो टीचर हैं उनकी बात मानें और जैसा वो कहते हैं वैसा ही करें। ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। तो आरुष, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी और हम आपको विश करते हैं कि जल्द ही हम आपको किसी नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलता हुआ देखना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे आरुष भाटिया, फुटबॉल प्लेयर। तो चलते हैं अब आगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा राध्या, तुमने तो बहुत ज्ञानवर्धक बातें करी। चलो तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ, देखते तुम कितने पानी में हो। और विराट, हाँ तुम भी। हाँ जरूर, लेकिन क्या तुम उससे पहले मेरी सेल्फ कंपोज 2-3 लाइन सुनना चाहोगे खेल दिवस पर? हाँ जरूर, क्यों नहीं। तो ठीक है। जीवन में सब खेलो खेल, जीवन में सब खेलो खेल, खेलों से बढ़ता है मेल, हार जीत का सबक सिखाते, हार जीत का सबक सिखाते, तन मन को यह स्वस्थ बनाते। वाह, तुमने क्या ये सेल्फ कंपोज की है ना? हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है? मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा था। अरे नहीं। तो फिर तो तुम बहुत अच्छे कवि भी हो। धन्यवाद। चलो आरव, तुम अपने क्वेश्चंस पूछो। अच्छा आराध्या, बताओ राष्ट्रीय खेल दिवस में दिए जाने वाले कुछ पुरस्कारों के नाम बताओ तुम। कुछ पुरस्कारों के नाम? चलो बताती हूँ। खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अच्छा चलो ये बताओ, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? हाँ आरव, मेरे को पता है, मैं बताऊं? हाँ बताओ जरूर। यह अवार्ड कोच को दिया जाता है। देख लो आराध्या, तुम्हारा कंपटीशन आ रहा है। क्या तुमने मेरे को ऐसे ही समझ रखा है? मेरे को और भी क्वेश्चंस आते हैं, तुम पूछो तो जरा। अच्छा चलो बताओ, इस बारी के पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ एथलीट्स के नाम बताओ। जैसे कि नीरज चोपड़ा जो कि थे जैवलिन थ्रो में, दीपिका कुमारी जो कि थी तीरंदाजी में, अमन सहरावत जो कि थे कुश्ती में, और लक्ष्य सेन जो कि थे बैडमिंटन में। और बाकी तुम बताओ। विराट तुम बताओ, मुझे तो पता ही है। हाँ, जैसे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल लिया है। मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं शूटिंग में। अच्छा आराध्या, इंडियन हॉकी टीम के कुछ फेमस प्लेयर्स के नाम बताओ। जैसे कि मेजर ध्यानचंद, श्रीजेश, धनराज पिल्ले, हरमनप्रीत सिंह, रानी रामपाल जो कि एक महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। अच्छा आराध्या, चलो तुम्हारे कंपेटिटर से पूछते हैं। विराट, तुम ये बताओ कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हाँ, इसका उत्तर मेरे को पता है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अरे अरब,
क्या सारे प्रश्न तुम ही पूछोगे? ऐसा थोड़ी चलेगा। अब तुम्हारे भी ज्ञान की परीक्षा हमें करने दो। हाँ आरव, तब से तुम ही हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हो। अब हम देखते हैं तुम्हें कितना पता है। चलो अब ये बताओ, डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है? डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, जो करंटली अभी भारत में चल रहा है। अरे वाह आरव, तुम्हें तो सचमुच पता है। देखा, हूँ मैं इतना इंटेलिजेंट। चलो एक ऐसा बोर्ड गेम बताओ जिसे खेलने के लिए दिमाग चाहिए, कंप्यूटर जैसा। 2 खिलाड़ियों के आमने सामने चेहरे, चाल चलने के लिए हर एक के पास 16-16 मोहरे। ऊंट, हाथी, घोड़ा, प्यादे, राजा रानी, काले सफेद, 64 चौकोर खानों में रची शहमात की कहानी। बताओ बताओ कौन सा खेल है? अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो पूछो। क्या तुम्हें पता है? हाँ हाँ, मेरे को तो पता ही है, लेकिन अब हम तुम्हारा माइंड टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम ही बताओगे, हम नहीं बताएंगे। इसका उत्तर है शतरंज यानी चेस। तुम्हें तो सही में पता है। चलो अब ये बताओ कि ये जो चेस है ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? ये इसका तो मुझे उत्तर पता है। ये भारत से ही ओरिजिनेट हुई थी। अरे तुम्हें तो सारे प्रश्नों के उत्तर पता है, कैसे? सालों की मेहनत है। अच्छा आरव, अब मैं भी तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। तो आरव, तुम ये बताओ कि दिल्ली के कौन से सबसे फेमस स्टेडियम हैं? स्टेडियम तो बहुत है, लेकिन सबसे फेमस में हम ले सकते अरुण जेटली स्टेडियम, और कई हैं, इंदिरा गांधी स्टेडियम और शिवाजी स्टेडियम। हाँ, तुमने एकदम सही उत्तर दिया आरव। अब यह बताओ, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ये तो कोलकाता में है। अरे बाप रे, तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे पता हैं? बताया तो था, सालों की मेहनत। चलो बातें तो बहुत हो गई, अब एक गीत भी सुन लिया जाए। नेकी और पूछ पूछ। तो चलो सुनते हैं एक गीत।
गीत, बातें ये तो बहुत सारी हो गई हैं। अब मेरा तो मन कर रहा है कहानी भी सुन लेते हैं। हाँ, क्यों ना थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। और क्या, कहानी सुने और मनोरंजन ना हो, ऐसा हो सकता है? चलो अब हम सुनते हैं एक पंचतंत्र की कहानी। हाँ, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियों का मोरल भी बहुत अच्छा होता है। वह हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखलाता है। पंचतंत्र की कहानी चतुर मुर्गा। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुगने के लिए चला जाता था और शाम ढलने से पहले वापस लौट आता था। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती, कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है, अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह उस पेड़ के पास गई जहाँ मुर्गा रहता था और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें शुभ सूचना मिली? जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े समाप्त करने का निर्णय लिया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दें। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। देखो पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ दोस्त भी आ रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी अब हमारे दोस्त हैं ना। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने आप देखा ना ताप देखा, उनके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना। हाँ हाँ, दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक ये सूचना नहीं मिली है। यह कहते हुए वहाँ से भाग निकली और मुर्गे की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए और चालाक लोगों से, धूर्त लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, हमने खेल खेल में एक दूसरे के साथ कितना ज्ञान बांटा। तो वक्त ने कर दिया है इशारा। अब सबसे विदाई लेने का तो मन करता ही नहीं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो हमें दीजिए इजाजत। यानी मैं आरव, मैं आराध्या और मैं विराट मोहन शर्मा। मिलेंगे अगली बार इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी, इसी दिन। तब तक के लिए जय हिंद।